इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकाई 2 की। इकाई 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इनसे बाहर आपका शायद ही कोई प्रश्न जाएगा। राजहंस के जो 1 वीक सीरीज है उससे हमने ये क्वेश्चन सारे कलेक्ट करे हैं, तो बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों सारे जो प्रश्न हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखते रहना है और सभी क्वेश्चंस को आपको कंठस्थ याद कर लेना है। तो सीधे चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले जो प्रश्न है आपका उस पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, फिलिप एरिस ने बचपन के बारे में क्या कहा है। बच्चे और बचपन इस बुक का नाम है, तो बच्चों के बारे में ही और उनके बचपन के बारे में ही सारी बातें होंगी। तो पहला प्रश्न है, फिलिप एरिस ने बचपन के बारे में क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। अगला जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न, बच्चों को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, या फिर अथवा में ऐसा भी आ सकता है कि बचपन को आकार देने वाला कोई एक कारक आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहला तो है माता पिता की भूमिका और दूसरा खेलों की भूमिका। जैसे माता पिता होंगे, जैसा घर का वातावरण होगा, उसी प्रकार के जो बच्चे हैं वो ढल जाते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और जैसा खेल खेल में मतलब खेल से उनका स्वास्थ्य को प्रभावित करता है खेल। प्रश्न अगला है, जो वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया ने बच्चों के बचपन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा, वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया ने भी बच्चों के बचपन को विविध प्रकार से प्रभावित किया है। जैसे अलग अलग वर्ग के बच्चों के लिए हैसियत के अनुसार अलग अलग प्रकार के हैसियत। दोस्तों जो अच्छे ख़ानदान से है या पैसे वाले हैं तो वो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो हर चीज़ वो है जो अफोर्ड कर पाएंगे। और जो गरीब या निम्न स्तर वाले हैं वो हर बातें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हर जो स्वास्थ्य से रिलेटेड या खेलों से रिलेटेड, तो फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा इसमें बड़ा चढ़ा के ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूएनओ का पूरा नाम लिखो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बाल अधिकार पर संविदा का प्रारूप आयोग द्वारा तय किया गया था, खालिस्तान बनना है। तो इसका राइट आंसर होगा, मानव अधिकार आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई। इसका राइट आंसर होगा, बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा घोषणा में प्रस्तुत की गई। जेनेवा घोषणा का भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लें अपनी बुक से, या आप सीरीज से भी इसको देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 में कौन से प्रमुख भाग हैं। तो 4 प्रमुख भाग हैं। तो पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा संरक्षण का अधिकार, चौथा है सहभागिता का अधिकार। तो इनको भी आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लें अच्छे से। अब सारी बातें दोस्तों इसे वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे शॉर्ट बता रहा हूँ। आप इनको अपनी बुक से या सीरीज से ध्यान दे लें। और सीरीज आपको राजहंस की लानी है, राजहंस की सीरीज से ही आपके सारे प्रश्न एग्जाम में आते आए हैं पिछले कई सालों से, और आगे भी दोस्तों ऐसा ही होगा। राजहंस जो है फेमस है नंबर 1 पर। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 क के तहत आरंभ किया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का कोई एक कार्य बताइए। विद्यालय के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। विद्यालय प्रबंधन समिति के आपको और भी कार्य पूछ सकता है, 2 कार्य बताइए, 3 कार्य बताइए। तो आपको थोड़ा ऐसे ध्यान से इसको अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक का कोई एक दायित्व बताना है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवा देना ही शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। और भी कई दायित्व हैं, तो आपको उनके बारे में भी जान लेना है। जैसे विद्यालय समय पर आना, बच्चों को अच्छे से गाइड करना। तो ऐसे तो एक दायित्व की जगह 2 दायित्व भी पूछ सकता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए 2 नंबर का, तो आपको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना है।
अगला प्रश्न है, किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी आप किस नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं? और इसके अथवा में हो सकता है चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है? मुसीबत में फंसा है बच्चा तो क्या हुआ, उसको हेल्प चाहिए, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है और क्या होता है ये, तो इस बारे में भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ भी है और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस हैं। बड़ा नहीं तो छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके ये आ सकता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। इसके तहत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं। नंबर क्या है? 1098, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके आ सकता है और आने के दोस्तों पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। अगले प्रश्न की और चलते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा राजस्थान में कहाँ या किस जगह संचालित है? तो राज्य के मात्र 4 शहरों में है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हेल्पलाइन का ही प्रश्न है। तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन क्या होती है, किस नंबर पर कॉल करते हैं और कहाँ कहाँ ये राज्य में स्थित है, तो आपको इस बारे में भी अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है? दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविकता माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले नए माता पिता के पास जाकर उनकी वैध संतान बन जाता है। मतलब पुराने माता पिता के पास से हटकर नए माता पिता के पास जाकर मतलब उनके रजिस्टर हो जाता है, नए माता पिता के रजिस्टर हो जाता है पुराने माता पिता को छोड़ के। हाँ, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। और अगला जो प्रश्न है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष गृह क्या है? विशेष गृहों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों या किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए रखा जाता है। अब दोस्तों आगे के प्रश्न सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अधिकांश 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इनको तो बिना स्किप किए देखते रहें। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 2007 में स्थापित किया था कौन सा आयोग है? तो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। बाल अधिकारों के लिए संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, SCPCR का पूरा नाम स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक के कौन से प्रयास यह दर्शाते हैं कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं? राइट आंसर होगा इसका पहला है बाल केंद्रित उपागम, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पोषण, तीसरा है खेल सामग्री उपलब्ध करवाना, चौथा इसमें है बीमार बच्चों को चिकित्सकीय उपचार के लिए निर्देशित करना। पांचवा प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो प्रश्न है, प्रमुख बाल अधिकार क्या हैं? 17 में भी आया है, 16 में भी आया है और राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए बुनियादी अधिकारों की विवेचना करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब की बार इसके आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अगर दोस्तों बड़ा प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से तो हो सकता है ये प्रश्न छोटे में आ जाए, पर दोस्तों चांसेस पूरे इसके बड़ा प्रश्न आने के ही हैं, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। इसका राइट आंसर होगा बच्चे किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, आने वाला कल होते हैं, भविष्य होते हैं। उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है, पर यह तभी संभव है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाएं, जैसे जन्म लेने का अधिकार, दूसरा जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। जन्म लेने का अधिकार से क्या तात्पर्य है? बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है, अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ का उचित देखभाल किया जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण स्वस्थ रूप से विकसित हो तथा यथा समय पर जन्म लेवे। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसे कानून में एक अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात को एक अपराधी मानती है। धारा 313, 314, 315 और 316 में भी ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है।
तो दोस्तों ऐसे आपको थोड़ा सा सारणी बना करके आराम से आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इसका इफेक्ट पड़े। या आपको धाराएं भी थोड़ा याद कर लेना है, इनको भी आप लिखें। इसका दूसरा पॉइंट है जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। से क्या तात्पर्य है, तो माता के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि निर्धन वर्ग में बाल उत्तरजीविता लगभग 80% है, मध्य वर्ग में 85%, उच्च वर्ग में 89%। राज्यों में को बच्चों की उत्तरजीविता के लिए जाने वाले उपायों प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण के अधिकारों की रक्षा करी जा सके। तीसरे नंबर पर है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार ही पूरा कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपके वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के अधिकारों को किस प्रकार अनदेखा किया जा रहा है, किस प्रकार उनको उल्लंघन किया जा रहा है। बाल श्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों के अधिकारों को अनदेखा करना। बच्चों के अधिकारों को आज भी अक्सर अनदेखा किया जा रहा है। उनके खेलने कूदने, शिक्षा प्राप्ति और भरण पोषण में अनेक अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके अधिकारों से संबंधित नियमों और नीतियों के बन जाने के बावजूद इन नियमों और नीतियों में कुछ हद तक ध्यान कम ही दिया जा रहा है। ऐसे असंख्य बच्चे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे दुकानों, होटलों, उत्पादक के स्थानों पर काम करवाया जा रहा है। ऐसे बच्चे आनंदमयी बचपन गुजारने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें विद्यालय भेजने की बजाय काम करवाया जाता है। बाल श्रम की पीड़ा को सहने में ही उनका बचपन गुजर जाता है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब बाल श्रम क्या है? सन 1947 में देश के लोगों से बनी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रसार के अनेक कदम उठाए हैं, किंतु उसके बाद भी असंख्य बच्चे अभी भी बाल श्रम जैसी गुलामी से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के करीब 12% बच्चों का शोषण उन्हें बाल श्रम से ही संबंधित गतिविधियों में लगा कर किया जाता है। यह भी अनुमान लगाया गया कि भारत में लगभग 65 मिलियन युवा बेरोजगार काम की तलाश में घूम रहे हैं। लगभग 60 मिलियन बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। बाल श्रम से तात्पर्य क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक रूप से शोषण होता है या नुकसान पहुंचता है या उसकी शिक्षा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे बाल श्रम कहा जाता है। सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से 5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2460 लाख श्रमिक बच्चों को बाल श्रम में संलग्न होने का अनुमान लगाया है, जिसमें से 1710 लाख बच्चे ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए अत्यधिक पीड़ाजनक है। आगे इसका एक टॉपिक और है। इसके अलावा 84 लाख बच्चे यथाकथित निकृष्ट बाल श्रम में संलग्न हैं, जिसमें बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती कार्य करवाना और सशस्त्र युद्ध क्षेत्र में बच्चों का उपयोग, बच्चों को खरीदना, बेचना और व्यावसायिक यौन शोषण सम्मिलित है। हमारे देश में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति, बाल विवाह और बाल मजदूरी आदि कारक बचपन के सबसे बड़े शत्रु हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी हम उनसे छुटकारा नहीं पा सके हैं। यह हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बच्चे देश के भविष्य हैं, उनके बचपन को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको इसमें काफ़ी कुछ लिख देना है, अपने विचार इसमें प्रकट करने हैं। ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट था, आने के पूरे चांसेस हैं इसके इस बार। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में बच्चों को किन किन मुख्य अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान में बाल अधिकार पहला है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा है 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचाना है।
आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य उपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना है। चौथा है इसमें स्वतंत्र व सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए सम्मान, अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। अगला जो प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के दोस्तों 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आरटीई अधिनियम का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक घटना है। आरटीई की फुल फॉर्म है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि शीर्षक में लिखा गया है। यह सुनिश्चित करने में यह अधिनियम भवन के ढांचे के समान काम करता है और अन्य राज्य, परिवार और समुदायों की सहायता से यह दायित्व पूरा हो सकता है। निःशुल्क एवं बाल केंद्रित, बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का एक तरह का राष्ट्रीय प्रावधान विषय के कुछ ही देशों में है। दोस्तों नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई की फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के प्रभावित कार्यान्वयन को सुनिश्चित रखने में समुदाय एवं माता पिता की भूमिका का परीक्षण करना है। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय स्थानीय सत्ताधारी अधिकारी गणों, माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को समाविष्ट कर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी और सरकारी अनुदानों की उपयोगिता एवं विद्यालय के क्रियाकलापों को प्रबोधन करेगी। शिक्षा का अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाओं और सुविधान्वित समूह के बच्चों के माता पिता को समावेश करने का अधिदेश भी जारी करता है। इस प्रकार की सामुदायिक भागीदारी बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण संपूर्ण विद्यालय के वातावरण को तैयार करने में निर्णायक होगा। बच्चों के बीच विद्यालय प्रबंधन समिति लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य विद्यालय संबंधी मुद्दों पर समुचित ध्यान देगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? संक्षिप्त में आपको इसका परिचय भी देना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इसके। इस आयोग की स्थापना संसद द्वारा 29 दिसंबर 2006 को पारित एक्ट के द्वारा की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों यथा बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल एवं विकास, किशोर कानून, अयोग्य बच्चे, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान एवं बच्चों के कानून से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। आयोग को शिकायत पर जांच करने के अधिकार के साथ साथ उन पर नोटिस करने का अधिकार भी है। बच्चों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित कानूनों के अंतर्गत सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी करने का तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन का अधिकार भी है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि बाल अधिकारों का प्रभावी रूप से संरक्षण हो। इसके अतिरिक्त यह राज्यों को बाल विकासों से संबंधित योजनाओं हेतु भी निर्देश जारी कर सकता है। इस यूनिट का दोस्तों लास्ट जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस के बनते हैं, वो प्रश्न है लास्ट प्रश्न, बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC की फुल फॉर्म है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसे भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस समिति में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य जिनमें एक महिला का होना अनिवार्य है से बनता है, जिनका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार यह समिति एक न्याय पीठ के रूप में कार्य करेगी और इसे
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महानगरीय या फिर प्राथमिक श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। अधिनियम के इस प्रावधान की अनुपालना हेतु ICPS में प्रत्येक जिले की बाल कल्याण समिति का स्थापना व उसके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों इनसे बाहर इस यूनिट का कोई भी प्रश्न शायद ही आ पाएगा, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें, नोट कर लें।